नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक ऐसे फ़ोन कॉल को लेकर जिसमें एक माँ ने अपनी व्यथा या तकलीफ़ बताई है। वो तकलीफ़ हर उस शख्स के लिए, हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो ये सोचते हैं कि दवाइयों से इलाज हो जाता है या किसी भी पैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी या किसी और पैथी में अगर इलाज है तो हो जाएगा। अगर वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कोई डॉक्टर होगा जो ठीक कर देगा उनके लिए, और साथ ही साथ इस बात का एक प्रमाण है कि हम किस तरह से अपने वक्त और पैसे को बर्बाद करते हैं। दोस्तों, आप पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनिए जो मैंने उनकी परमिशन से किया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो माँ अब क्या कर सकती हैं। पहले आप सुनिए ये रिकॉर्डिंग। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम मुरादाबाद से बोल रहे हैं, यूपी से। हाँ जी, बताइए। सर मेरा बेटा 11 साल का हो गया है। जी। तो सर उसे ऑटिज्म है। अच्छा। हमने इसको 2.5 साल पे इसको असेसमेंट करवाया था। इधर मुरादाबाद में एक है हम्म। मानसिक रोग विशेषज्ञ। हम्म। तो हम उनसे मिले, क्योंकि ये वैसे मतलब आवाज से हम आवाज देते थे, ये सुनता नहीं था। अच्छा। आवाज की माधव तो नहीं हम्म। कुछ सुनता था। और जैसे हम्म। टीवी में गाना आ रहा है तो गाना एकदम से सुनने लग जाता था। हम्म। या कोई चीज नीचे, कोई आइसक्रीम वाला आया, उसकी घंटी की आवाज सुन के हम्म। एकदम जाता था देखने के लिए। तो हम्म। इनके दादा बोलते थे कि कभी इसको सुनाई ना देता हो। तो हम्म। मैंने कहा कि नहीं, सुनाई तो देता है, क्योंकि जब ये गाना सुनता है तो एकदम हम्म। भागता है, दूसरे कमरे में चला जाता है। चीज वाले की घंटी की आवाज आती है हम्म। तो एकदम से सुन लेता है। तो हम्म। फिर हमने पहले तो, हाँ, इसको दिल्ली में दिखाया था सर हमने। अच्छा। हाँ, तो दिल्ली में इसका बेरा टेस्ट करवाया था। नॉर्मल आया होगा। हाँ, वो नॉर्मल आया। हम्म। और एक ही इसका विटामिन डी का टेस्ट करा था उन्होंने, ये हाथों के एक्सरे लिए थे। क्यों क्यों? वो इसलिए क्यों उंगलियां घुमाता था? नहीं, उंगलियां नहीं घुमाता था वो, वैसे ही हम्म। उन्होंने ले लिए थे। तब अच्छा। ऐसा कुछ वो नहीं था मतलब। अच्छा, कारण नहीं पता। हाँ जी। तो ठीक है। उन्होंने बेरा टेस्ट को बिल्कुल सही बताया और विटामिन डी की कमी बताई थी। अच्छा। विटामिन डी की दवाई लिख दी, फिर हम हम्म। दिल्ली से आ गए मुरादाबाद। मैंने हम्म। 2-3 महीने इसको वो दवाई भी खिलाई। हम्म। तो कोई मतलब वो दिखाई नहीं दिया मुझे हम्म। फर्क। फिर हम हम्म। इधर मुरादाबाद में ही है एक डॉक्टर मानसिक रोग विशेषज्ञ, उनसे मिले। हम्म। तो उन्होंने इसकी आईक्यू वगैरह टेस्ट करा। हम्म। तो तब उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि दिल्ली में तो मुझे नहीं बताया उन्होंने कि ऐसा कुछ है। यहाँ हम्म। पे फिर इन्हें बताया कि हम्म। आपके बेटे को ऑटिज्म है और ये हम्म। लाइलाज बीमारी है। ये हम्म। ताउम्र ऐसा ही रहेगा। अच्छा। और उन्होंने एक मुझे, एक मेंटरिक सिरप था और एक चीज और थी, वो बूंद की दवाई थी। हम्म। उन्होंने 2 दवाई मुझे लिख कर दी कि आप ये पिलाते रहना और हम्म। 5 साल बाद मुझसे आकर मिलना। हम्म। तो हम आ पाँच गए, मेरा साल तो बाद? 5 साल बाद, हाँ जी। ओह माय गॉड! तो कितना? सर, हम्म। अब मेरा तो रोना शुरू हो गया। हम्म। फिर हाँ, उससे उसी दौरान हम एक स्पीच थेरेपी वाले से भी मिले थे। हम्म। हमें तो रास्ते से निकल के जाते थे तो बोर्ड लगा हुआ था स्पीच थेरेपी। हम हम्म। उनसे भी मिले जाके। तो हम्म। उन्होंने भी कहा कि आपके बच्चे को ऑटिज्म लग रहा है। और हम्म। ऐसा होता है इस बीमारी में, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो हम्म। जो दिमाग में शब्द इकट्ठे होते हैं ना, जिस हिस्से में, वो हिस्सा नहीं बनता बच्चे का हम्म। प्रेगनेंसी के दौरान। तो दोनों तरफ से मुझे, मतलब एक ही दिन में मैं दोनों तरफ मिली थी उन दोनों हम्म। डॉक्टरों से। अच्छा। तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया, रोते रोते मैं वहां से जी। अपने घर आ गई रोते रोते। दोनों ने और दवाइयाँ बताई बस? हाँ, ठीक है। तो और दवाइयों फिर से कोई फायदा हुआ क्या? दवाई से सर मैंने इसको मेंटारिक्स तो पिलाई थी, एक दो 2-3 महीने पिलाई थी। हम्म। लेकिन वो जो बूंद वाली दवाई थी, वो हम्म। मैंने टेस्ट करके देखी, एक बूंद, तो मुझे उसका टेस्ट भी अजीब सा लगा। फिर हम्म। मैंने मेडिकल पे जाकर उस दवाई के बारे में पूछा कि ये, मतलब दूसरे मेडिकल पे, हाँ कि हाँ। ये किस चीज की दवाई है। तो हम्म। उन्होंने कहा कि ये मिर्गी वो दौरे होते हैं ना, हम्म। दौरों की दवाई है ये। हम्म। तो मैंने कहा बताओ डॉक्टर ने मुझे कैसी दवाई दे दी, मेरे बेटे को दौरे वोरे का तो कुछ ऐसा है नहीं। तो हम्म।
मैंने वो दवाई नहीं दी, वो वाली तो बंद कर दी। ठीक है। और जो मेंटारिक्स थी वो थोड़ा माइंड डेवलप के लिए थी, तो वो मैं इसको देती रही थी। ठीक है। फिर ऐसे ही हम इसके लिए बुक वगैरह देखने गए कि मतलब बुक ले लेते बड़े फोटो वाली, हम्म। देखेगा तो मतलब अपने मन से ही। डॉक्टर ने मेरे कोई वो नहीं बोला कि आप ऐसा करना, उन्होंने तो मना ही कर दिया। हम्म। तो फिर वहाँ हम डॉक्टर उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, हम्म। दुकान वालों ने, हम्म। कि आप होम्योपैथिक में दिखा लीजिए। जो अच्छा। बच्चे नहीं बोलते ना, तो उनका होम्योपैथिक में इलाज है। अच्छा। तो हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपका बच्चा सही हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र हम्म। रहिए, आप हम्म। ट्रीटमेंट चालू करिए। हमने इसका फिर वहां से दवाई लेनी शुरू कर दी। हम्म। तो सर फिर तब से लेकर मतलब हाँ, हम उन डॉक्टर के पास जाते थे तो मुझे कोई मतलब इसमें फर्क ना महसूस नहीं हो रहा था। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। उन्होंने तो थेरेपी का सजेस्ट नहीं किया? हाँ, उन्होंने थेरेपी का सजेस्ट नहीं किया। उन्होंने, अच्छा। मैंने पूछा भी था कि सर स्पीच थेरेपी, कह रहे हम्म। हैं नहीं, स्पीच थेरेपी नहीं, बच्चे के माइंड पे बोझ नहीं डालना, और बच्चा दवाइयों से अपने आप ठीक है। सीखेगा सब कुछ। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो जैसे मैं उन डॉक्टर के पास भी जाकर मतलब रोना निकल ही आता था, मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी कुछ भी। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब बच्चे के बारे में हम्म। नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ये हम्म। हमारा बच्चा बोल रहा है, स्कूल हम्म। जा रहा है। मैं क्या सर, मैं तो यही सोचती हूँ, मैं अपने बच्चे के बारे में बुरा थोड़ी ना सोचूंगी। हम्म। तो मतलब वो ऐसी बातें करते थे, लेकिन मुझे हम्म। फर्क, तो एक कैंप है मतलब हम्म। होम्योपैथिक का कैंप लगता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो वहां जाकर कैसे कैसे बच्चे आते हैं। हम्म। मतलब आप वहाँ गुड़गांव में लगता था वो कैंप, हम्म। उन्होंने मुझे वहां भेजा। तो हम्म। मैं वहां गई तो मैंने देखा कि हाँ, बहुत वैसे वैसे बच्चे थे, बड़े बड़े बच्चे भी। हम्म। तो फिर मैंने वहां से इसकी दवाई स्टार्ट करी, इन डॉक्टरों से छोड़ दी फिर मैंने, जो मुरादाबाद में थे। अच्छा फिर हम कैंप से लाते थे दवाई। अच्छा। 15 से शुरू की थी, हाँ, वो दवाई लेनी हमने कैंप अच्छा। से। और 19 तक हमने लिए लॉकडाउन से पहले। तो कैंप मतलब? कैंप लगता है होम्योपैथिक की दवाई को अच्छा कैंप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। वहाँ दवाई फ्री मिलती है 4 महीने की। ठीक है ठीक है। तो उस दवाई से ये हुआ सर, मतलब जैसे ये सुसु पोटी नहीं जानता था कुछ भी। हाँ। दवाई लेने से पहले 5 साल का हो गया था ये, तो हम्म। जहाँ मर्जी कर देता था। हम्म। तो हम वहां से 4 महीने की मतलब, जो हम मुरादाबाद से दवाई ले रहे थे उससे कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन हम कैंप से दवाई लाए। तो हम्म। 4 महीने की दवाई में इसने सुसु पोटी मतलब इसको अंदर से पता चल जाती थी। अच्छा, कंट्रोल हो गया मतलब? हाँ जी, और मैंने इसको टॉयलेट दिखा दिया था, तो ये वहां जाकर करने लगा था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ऐसा तो तो नहीं कि ये आपकी ट्रेनिंग का असर हुआ हो? या तो सर ट्रेनिंग कह सकते हैं, क्योंकि पहले मैं मतलब हम 2 फ्लोर है हमारे, में ऊपर रहती थी हम्म। मम्मी पापा के पास, फिर मैं नीचे आ गई थी। तो हम्म। यहाँ आकर मैंने इसको थोड़ा बैठना सिखाया, नहीं तो ये बैठता भी नहीं था। कि हम्म। माधव बैठ कर करते हैं पोटी। हम्म। फिर इसने बैठ कर स्टार्ट कर दी, फिर मैंने इसको टॉयलेट दिखाया कि माधव इसके अंदर करते हैं। हम्म। तो या तो ये चीज कह लीजिए सर, या फिर दवाई का नहीं, मतलब। आपकी ट्रेनिंग का ही असर था वो। हाँ जी सर, तो ये हम्म। इसको आ गया समझ। ठीक है। हाँ जी, तो सर फिर हम लेकर, हम भी वो कैंप से जाते थे, लेकर आते थे। हम्म। तो मतलब स्पीच पे और सब चीज पे ऐसा, तो हमारा मन वो कर दिया कि कुछ नहीं करवाना, अपने आप ये सब कुछ सीखेगा। तो हम्म। हमने भी छोड़ दिया कि हाँ, आप सब कुछ सीखता रहेगा। ठीक है। तो गुस्सा भी दिखाता था ये, मतलब खाना पीना अपने आप चम्मच से खाना लग गया। टुकड़े तोड़ के रख देती थी मैं रोटी के प्लेट हम्म। में, हम्म। तो मतलब खा लेता था। यही हम्म। वो हुआ मतलब इतना फर्क। अब अच्छा। 19 से तो 4 साल, 15 16, हम्म। 4 साल दवाई खिलाई हमने। अच्छा। 19 के बाद फिर मैंने कोई दवाई नहीं खिलाई। तो हम्म। तब से मतलब ये देख देख के कह लो या तो हम्म। जैसे मैं काम करती हूँ, तो वो काम ये देख कर लेता है। लेकिन हम्म। मेन प्रॉब्लम सारी इसकी यही है अभी, लेकिन ये गुस्सा हाइपर बहुत हो जाता है। हम्म। और इसको मतलब कोई चीज, वैसे तो याददाश्त इसकी तेज है, देखकर मतलब चीजें पहचान जाता है। लेकिन हम्म। इसको याद नहीं होता, जैसे हम 1 2 3 हम्म। बहुत दिनों से पढ़ाई इसको का मैं याद नहीं होता। पढ़ाई, हाँ, वो चीज नहीं हो रही। और मैंने हम्म। पोस्टर लगा रखे हैं, मतलब आपकी हम्म। वीडियो देखकर ही मैंने ये चीजें करी हैं। जी। आईज नोज वो चीज, मतलब मैं इशारा कर दूं तो हम्म। ये बता देगा, लेकिन एकदम डायरेक्ट नहीं बताता। हम्म। पिक्चर में भी देखकर कि आईज है या नोज है।
ये चीज नहीं हो पा रही है इसमें। अच्छा अच्छा। तो सर यही वो है प्रॉब्लम। अब ठीक आप है। दोस्तों, आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी। इस पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, बच्चा 11 साल का हो चुका है और अभी तक बहुत सारी समस्याएं उसके साथ बनी हुई हैं जिनका कोई समाधान नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया, उसकी बहुत सारी वजह है जिनकी हम बात नहीं करेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को है क्या। तो ये चीज़ जब बच्चा 2.5 साल का था, ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था, या हम ये कहें कि ऑटिज्म के लक्षण थे। ऑटिज्म था या नहीं था हमें नहीं मालूम, पर ऑटिज्म के लक्षण थे। तो वो ऑटिज्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर आज की स्थिति में वो अकेला ऑटिज्म नहीं है। ऑटिज्म की वजह से उसका विकास रुक गया, उसका डेवलपमेंट रुक गया, और उस कंडीशन ने बच्चे को आज मानसिक तौर पर कमज़ोर कर दिया है, मेंटली चैलेंज्ड कर दिया है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बना दिया है। अब मूल अवस्था जो है वो बच्चे की है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि एज अ कॉज हम कह सकते हैं कि ऑटिज्म था। ऑटिज्म की वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ। समय रहते अगर ये हो जाता, प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाता, ऑटिज्म कंट्रोल हो जाता, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। अब चूंकि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विथ ऑटिज्म है कह सकते हैं, तो अब यहाँ पर स्थिति थोड़ा गंभीर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को दोहरी समस्या है, एक ऑटिज्म और दूसरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इन समस्याओं का समाधान विकासात्मक थेरेपीज या उनसे संभव नहीं है। मतलब हम अगर एक एक चीज़ को करने की कोशिश करें, जैसे हम उसको पढ़ना, लिखना, बोलना अलग अलग सिखाने की कोशिश करें, तो शायद अब संभव नहीं है, क्योंकि ये एज ज़्यादा हो चुकी है। हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमें मैनेजमेंट पार्ट की तरफ सोचना चाहिए। आज वो 11 वर्ष का है, 4 साल वो 15 वर्ष का होगा। 15 वर्ष की एज में क्या क्या समस्याएं होंगी, उनका समाधान हमें आज सोचना होगा। एक 15 साल के बच्चे का, लड़के का टॉयलेट ट्रेंड होना कंपलसरी है। उसका अपने आप नहाना, कपड़े बदलना, धोना कंपलसरी है। खाना खाना, आत्मनिर्भर होना कंपलसरी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। इसकी तैयारी हमें आज से शुरू कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको कुछ थेरेपीज़ और कुछ ट्रेनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन करना होगा। पहला, आपको साइको एजुकेशन थेरेपी करनी होगी कि जो संभावना उसमें है अभी उनको डेवलप किया जा सके, जो क्षमताएं हम विकसित कर सकते हैं उनको विकसित कर लें साइको एजुकेशन थेरेपी से। दूसरा, स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट। स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं होता है। स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यानी दैनंदिन हमारी रोज़ की क्रियाकलाप, एक्टिविटी में आत्मनिर्भरता यानी इंडिपेंडेंसी के लिए भी होता है। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हमारी दिनचर्या की एक्टिविटीज़, हम सुबह जागने से लेकर सोने तक जितने काम अपने लिए करते हैं वो एक्टिविटीज़, उनमें इंडिपेंडेंट बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पहला लक्ष्य होना चाहिए। और हमें इसमें लक्ष्य को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट कर, प्लान करके, ट्रेनिंग करके कर सकते हैं। जिस तरह माँ ने बच्चे को टॉयलेट के लिए ट्रेन करने की कोशिश की है, अगर वो एक्सपर्ट की मदद से की गई होती तो शायद और अच्छे रिजल्ट्स आते। पर चूंकि उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको टेक्निकल सपोर्ट लेना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर मानसिक विकलांगता के उनका मदद ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मदद मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की वेबसाइट पर जाकर
इंडिपेंडेंट सीरीज़ के लिटरेचर को डाउनलोड करना है और उसके हिसाब से बच्चे को ट्रेनिंग देनी है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सक्सेस हो जाओगे, क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए आपको फिर से मदद लेनी पड़ेगी, पर अब मदद की ज़रूरत कम हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी, तो आप उसके माध्यम से भी सीख सकते हैं। छुटपुट बातें आप आराम से सीख जाएंगे। तीसरी चीज़, चूंकि बच्चा 11 साल का है और शीघ्र ही वो वयस्क होने वाला है, यानी 18 साल का होने वाला है 6-7 साल के अंदर, उस अवस्था तक उसे हमें आत्मनिर्भर बनाना है, कम से कम पूर्व व्यावसायिक कौशलों में। पूर्व व्यावसायिक कौशल किसके लिए? ताकि वो किसी की मदद कर सके, कुछ धनोपार्जन कर सके, पढ़ लिख सके, अपने काम कर सके और किसी पर निर्भर ना रहे। उसकी तैयारी हमें इन्हीं 2 थेरेपी की मदद से करनी है। अब यहाँ पर एंट्री होती है सरकार की, कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विकलांग जन विकास विभाग है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप ज़िला स्तर पर DSW डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या ऑफिस है, वहाँ पर जाएं, पता करें, वेबसाइट पे देखें, अगर आपका कोई परिचित हो तो उससे लिटरेचर इकट्ठा करें और समझने की कोशिश करें कि प्रदेश में सरकार द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश में मानसिक निशक्तजन के लिए, यानी कि मेंटली डिसेबल्ड के लिए, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के लिए और मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए 600 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है 6 साल की उम्र से ज़्यादा बच्चों के लिए, जो 6 साल से उम्र से बड़े बच्चे हैं उनके लिए। ठीक उसी तरह यूपी में भी हो सकता है कोई स्कीम हो, उत्तर प्रदेश में भी कोई योजना हो, उसका लाभ बच्चे को आप दिलवा सकते हैं। उसका UDID यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड या परिचय पत्र बनवाइए, उसका लाभ उठाइए, उसके माध्यम से जो भी सुविधाएं हैं वो मिल सकती हैं। वो कंपलसरी है, पूरे भारतवर्ष में बन रहा है, आप भी बनवाइए। विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाइए और उनसे जुड़ी सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा करिए और बच्चे के फ्यूचर के लिए उसको इकट्ठा करिए, तैयार करिए। इस तरह के बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पर आपको अपने लेवल पर जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी और ये जानकारी आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है? एक डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। दिव्यांग जन विकास विभाग होता है, यानी कि उससे जानकारी मिल सकती है। कंपोजिट रीजनल सेंटर होते हैं, वहाँ से जानकारी मिल सकती है। इन सब की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से जानकारी मिल सकती है। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, आप पता करिए, शायद आपके ज़िले में हो, मुरादाबाद में हो, आप वहाँ पता करिए, अगर वो है तो वहाँ आपको जानकारी और मार्गदर्शन मिल सकता है। DEIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, ये हो सकता है आपके शहर में हो, तो ये मूलतः ज़िला चिकित्सालय से संबंधित होते हैं। आप पता करिए, शायद आपके यहाँ हो, अगर हैं तो आप उनसे संपर्क करिए और वहाँ पे आपको जानकारी किसकी, क्या स्कीम है, बच्चे की ज़रूरत क्या है, थेरेपीज़ कैसे देनी है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ मिल सकती है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आसपास का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिक जानकारी नहीं दे पाऊँगा। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो इस एपिसोड से सामने आती है वो ये है कि अगर जल्दी पहचान हो भी जाए तो बच्चे के इंटरवेंशन में गलतियां होने की पूरी संभावना है। हो सकता है माधव ठीक हो सकता था, लेकिन डॉक्टर्स के मिसगाइडेंस, पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं होना, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलना और इसके बाद प्रॉपर सेवाएं नहीं मिलना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जब मुरादाबाद जैसे बड़े शहर में फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान या किसी भी स्टेट के छोटे शहर में या गांव में क्या स्थिति होगी। इसलिए हाथ पे हाथ
रख के मत बैठिए, जानकारी जुटाते रहिए, सही और गलत जानकारी में अंतर करिए, सीखिए कि अंतर कैसे करना है, वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।